हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सलाम, आदाब। हाजिर है मैं एक बार फिर से और आपका मोस्ट वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो होने वाली है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है, आखिर तक देखिएगा। आजकल समाज में एक बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों में एक चीज़ प्रचलन में है जिसे नशा कहा जाता है। हालांकि डॉक्टर्स भी कुछ ऐसी दवाई देता है कभी कभी किसी बीमारी में कि उससे आदमी को नींद या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आम लोग कह देते हैं कि नशे की दवाई दी। बट फ्रेंड्स, देयर इज़ नो एडिक्शन। दरअसल नशा क्या है, इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रोज़मर्रा के काम के लिए, डेली टास्क के लिए, शारीरिक पूर्ति के लिए जो खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, इसके अलावा किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ के सेवन से शारीरिक मानसिक अवस्था में बदलाव आ जाए, उसे दवाई कहा जाता है। बट द पॉइंट इज, मेडिकल रीजंस को छोड़कर किसी भी ऐसी वस्तु का सेवन जो डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया है, या उसे ज़्यादा सेवन करना या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में लेना, अधिक स्ट्रेंथ या फ्रीक्वेंसी, या उसके लेने के तरीके में, उसके मैनर में हेर फेर करके लेना, जिसे मानसिक हानि होती है, उसे नशे की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव होता है और कभी कभी तो नशा करने वालों की मौत तक हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्साइटमेंट में नशा लेना शुरू करते हैं, आनंद के लिए, कभी वो आनंद के लिए या गलत संगत के कारण, मित्रों के दबाव में या शादी समारोह में, किसी सोशल प्रेशर के कारण वो लेना शुरू करते हैं। लेकिन इसका एक मेन फैक्टर ये भी है कि कभी कभी ज़िंदगी में प्यार की कमी रह जाना, स्नेह की कमी रह जाना, अकेला रहना, या आपस में लगातार लाइफ में समाज से या रिश्तेदारों से मतभेद रहना भी नशा लेने का एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। अकेलापन और थकावट दूर करने के लिए भी कई लोग नशे का सहारा लेते हैं। जिंदगी में जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तब भी आदमी एडिक्शन का शिकार हो सकता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जहाँ नशा आसानी से मिल जाता है, वहाँ भी ज़्यादातर नशा करने वाले पाए जाते हैं। नशा करने वालों के कुछ लक्षण जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाला नशेड़ी है या नहीं है। जो लोग नशा करते हैं उनमें कुछ लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका काम में मन नहीं लगता। ऐसे लोग स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस या अपने किसी पर्सनल काम, खेल कूद, मनोरंजन, इन सब जगह बहुत कम उपस्थित होते हैं और इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं लेते। इसके अगर अगले कारण की बात की जाए तो ये समाज से बिल्कुल कट जाते हैं और इनका
कार्य करने का स्तर गिर जाता है, जिससे फिर ये समाज में एडजस्ट होना भी पसंद नहीं करते। अच्छा, इसका दूसरा लक्षण कुछ इस तरह से भी सामने आता है कि नशा करने वाले की आंखें लाल रहती हैं, बोलते समय वो तुतलाने लगता है, भूख और वजन उसका कम होने लगता है, चाल में परिवर्तन आ जाता है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीना तो सबको आता है, बट नॉर्मली नशा करने वाले को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अच्छा, इससे कुछ मानसिक चेंजेस भी होते हैं, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस आदमी में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, उसकी मेमोरी कम हो जाती है, गुस्से के दौरे पड़ते हैं, नाते रिश्तेदारों से कम संबंध रखता है वो, या बिल्कुल खत्म कर लेता है। कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल उसका घट जाता है और वो हीन भावना का शिकार भी हो जाता है। उसमें लगातार आलस्य बना रहता है, नींद बहुत कम आती है। ऐसी कैटेगरी के वो दोस्त बनाता है, छिप छिप कर फोन पर ऐसे ही विचित्र लोगों से बातचीत करता रहता है। और इससे भी आगे की स्टेज का कोई नशा करता है तो उसके कपड़ों पर खून के निशान मिलने लगते हैं। अगर आपके घर में कोई है तो आप ध्यान दें, उसके कपड़ों पर खून के निशान मिलने लगते हैं। कमरे में सुइयां, सिरिंज, खाली बोतल, डिब्बे या विचित्र पैकेट मिलते हैं। टॉयलेट में वो बहुत ज्यादा समय लेता है। बहाने बनाकर घर वालों से पैसों की डिमांड बढ़ाता जाता है, क्योंकि उसे नशा करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगती है। उसके नशा करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उसे फिर थोड़े नशे में मजा नहीं आता। अच्छा, वो पारिवारिक बातचीत से भी अलग थलग ही रहता है, परिवार में भी अक्सर नहीं बैठता। उसे लगातार उबासियां और अंगड़ाइयां आती रहती हैं। घर में अगर कोई कीमती वस्तु चोरी हुई है तो उसकी भी आप जांच कर लीजिएगा, क्योंकि नशेबाज अक्सर कीमती वस्तु की चोरी करके उसे नशे के लिए बेच देते हैं। नशा न मिलने पर जो लक्षण एकदम से दिखाई देते हैं, बॉडी, लेग्स और जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, टांगों में और जोड़ों में एकदम से दर्द होने लगता है, नींद नहीं आती, दिल घबराता है, उबासियां और अंगड़ाइयां आने लगती हैं, काम करना मुश्किल क्योंकि काम में मन नहीं लगता, सांस चढ़ने लगती है, खून की कमी हो जाती है, हल्का फुल्का बुखार रहने लगता है, दस्त लग जाते हैं अगर वो नशा ना करे तो, उसे अधिक पसीना आता है और पेट दर्द भी हो जाता है। नशा ना करे तो आंख और नाक से पानी बहने लगता है, हमेशा वो दवाई का ऐसा हो जाता है उसके साथ, वो हर प्रकार की दवाई को बस निगल लेना चाहता है, हर प्रकार की दवाई की वो डिमांड करता है। उसकी खांसी जो पहले नशा करने से दबी रहती थी वो उखड़ जाती है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ लक्षण नशा करने वालों के। अब नशा कितने प्रकार का होता है ये एग्जैक्ट तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मोटी मोटी सी बात कर लेते हैं। भारत में वैसे तो शराब, सिगरेट, तंबाकू आजकल बहुत आम हो गया है, लेकिन इसके अलावा भी लोग तरह तरह के नशे करते हैं, जिनमें शराब, अफीम, चरस, गांजा, जिसे रीजनल भाषा में भांग भी कहते हैं,
हेरोइन व कोकीन जैसे घातक पदार्थ शामिल हैं। कुछ लोग दवाइयों का इस्तेमाल भी नशे के रूप में करते हैं। कुछ लोग कफ सिरप और कुछ नींद की गोलियों का भी नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी लोग तरह तरह के नशे करते हैं। पंक्चर बनाने वाली जो ट्यूब पंक्चर बनाने वालों के पास होती है, उससे भी बहुत लोग नशा करते हैं और वो बहुत सस्ती और आसानी से मिल जाती है। इससे बच्चे भी नशे का शिकार होते जा रहे हैं। नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट एम्स की 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अकेले इंडिया में ही लगभग 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं देश में शराब, अफीम और कैनबिस का सेवन करती हैं। नशा करने वालों में फुटपाथ और रेलवे प्लेटफार्म पर रहने वाले बच्चे भी इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं और आ रहे हैं। नशा करने के लिए सिर्फ मादक पदार्थों का होना जरूरी नहीं, बल्कि आप हैरान होंगे सुनकर कि लोग व्हाइटनर, नेल पॉलिश, झंडू बाम का सेवन और पेट्रोल की गंध से भी नशा करते हैं। ब्रेड के साथ विक्स और झंडू बाम खा लेते हैं, उससे भी नशा हो जाता है। कुछ इस प्रकार के नशे भी किए जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार हर वो चीज जिसकी आपको लत लग जाती है नशे की श्रेणी में ही आता है। ऐसी ही कुछ आदतें जिन्हें छोड़ना बेहद मुश्किल है, जैसे मादक पदार्थों के अलावा चाय, कॉफी, प्रेजेंट टाइम के नवीन यंत्र जैसे वीडियो गेम, स्मार्टफोन जो लगभग 24 घंटे आदमी के हाथ में रहता है और वो चैट करता रहता है या कुछ भी उसको स्क्रॉल करता रहता है, फेसबुक आदि का ज्यादा मात्रा में उपयोग करना भी नशे की श्रेणी में ही आता है। यह भी नशे की एक कैटेगरी है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एनडीपीसी एक्ट, यह कानून नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन, व्यापार और उपभोग को नियंत्रित करता है। इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें भारी जुर्माना और लंबी अवधि की कैद शामिल है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का निषेध, व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति, वितरण का नियमन अधिनियम 2003, जिसे कोटपा भी कहा जाता है। इस कानून के तहत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध है और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1984, इस कानून के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर कड़ी सजा का प्रावधान है। पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना या कैद या दोनों हो सकती है और बार बार पकड़े जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, यह अधिनियम बच्चों को नशे और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से बचाने से संबंधित प्रावधान करता है। इसके मुख्य प्रावधान हैं नशे की लत में शामिल बच्चों के पुनर्वास और उनकी दोबारा सामाजिक भागीदारिता पर विशेष ध्यान देना। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, यह अधिनियम व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें नशे की लत और मादक पदार्थों के दुरुपयोग का उपचार शामिल है।
इसमें मानसिक स्वास्थ्य, देखभाल और सेवाओं तक पहुंच का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। इसमें आत्महत्या को अपराध मुक्त और नशे की लत से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाती है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना भी इस एक्ट में शामिल है। नशे को रोकने के लिए कुछ भारतीय राज्यों ने निषेध, बिक्री, उपभोग पर अपने स्वयं के कानून भी बना रखे हैं। जैसे गुजरात निषेध अधिनियम 1949, जिसमें शराब के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। बिहार निषेध उत्पाद अधिनियम 2016, इसके तहत बिहार में शराब पर प्रतिबंध और उल्लंघन करने पर सख्त दंड का प्रावधान है। दवाई और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940, यह अधिनियम दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दवाएं जिसमें नशा छुड़ाने के उपचार के लिए दवाएं भी शामिल हैं, वो सुरक्षित यानी सेफ हैं और तय गुणवत्ता मानकों के अनुसार हैं अथवा नहीं हैं। भारत में आम लोगों की धारणा है कि अनुचित खान पान, व्यवहार की अनियमितता स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, लेकिन हाल ही में वो शोधकर्ताओं के अनुसार मनोदशा से भी गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब हमारी मानसिक कंडीशन जो होती है उससे भी हमारी हेल्थ पर बहुत डीप इफेक्ट होता है। बाहर से स्वस्थ और निरोग दिखने वाले व्यक्ति मनोदशा या नशे से काल का ग्रास बन जाते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इतने रूल और रेगुलेशंस के बाद भी यह संख्या कम क्यों नहीं हो रही, बल्कि नशा करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अनेक कारण हैं, लेकिन मोटी मोटी सी बात करें तो हमारे देश के दुश्मन पड़ोसी देश इसका जाल देश में फैलाते हैं जिससे देश को बर्बाद किया जा सके, लेकिन भारत सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। मोटा मुनाफा और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए भारत सरकार भी नशे का कारोबार करती है। बस कुछ कंडीशंस, कुछ नियम लगा दिए जाते हैं, क्योंकि इससे सरकार को हजारों करोड़ का मुनाफा होता है। इसके अलावा सरकार ड्रग्स की बिक्री से फार्मास्यूटिकल कंपनियां और रिटेलर्स अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नॉर्मली 15 से 40% यानी अनुमानित वार्षिक मुनाफा कई हजार करोड़ रुपए तक चला जाता है। इसी के साथ बात करें अवैध नशीली दवाओं की, तो अवैध नशीली दवाओं की बिक्री से अत्यधिक मुनाफा हो सकता है, लेकिन यह जोखिमपूर्ण है। सरकार शराब और दवाओं की बिक्री से होने वाले मुनाफे को कई तरह से प्राप्त करती है। द फर्स्ट वन इज टैक्स। सरकार शराब और दवाओं पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है, जैसे उत्पाद शुल्क, बिक्री शुल्क। ये सरकारी राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम। कुछ क्षेत्रों में सरकारें शराब और दवाओं की बिक्री के लिए राज्य स्वामित्व वाले एकाधिकार का संचालन करती हैं। ये एकाधिकार शराब और दवाओं वितरण और खुदरा बिक्री को नियंत्रित करते हैं, जिससे सरकार सीधे लाभ कमा सकती है। लाइसेंस शुल्क। सरकारें शराब और दवाओं के उत्पादन, बिक्री
के लिए लाइसेंस शुल्क वसूलती है। ये कानूनी अनुपालन के लिए आवश्यक है और राजस्व का एक स्रोत भी है। अवैध नशीली दवाएं। अवैध नशीली दवाओं से अत्यधिक मुनाफा हो सकता है, लेकिन यह जोखिमपूर्ण है, फिर भी लोग करते हैं, चलता है यहाँ सब। अवैध नशीली दवाओं से बिक्री से भी मुनाफा हजारों करोड़ रुपए तक हो सकता है, जिसमें ऊपर से नीचे तक सबकी मिलीभगत रहती है। इसी प्रकार अवैध शराब और नशीली दवाओं से मुनाफा अनुमानित हजारों करोड़ रुपए तक हो जाता है। सरकार को फार्मास्यूटिकल कंपनी से कई हजार करोड़ रुपए तक का वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है। अनुमानित तौर पर सरकार को शराब से वार्षिक तौर पर 1,75,00,000 से 2,00,000 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सरकार इसे बंद क्यों नहीं करना चाहती, लेकिन इससे ज्यादा तो जनता की सेहत पर खर्च हो जाता है। क्यों नहीं समझते आप सब? अवैध रूप से शराब या दवाओं की बिक्री करना कानून के विरुद्ध है। इसमें जेल की सजा या भारी जुर्माना हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है। फ्रेंड्स, ये नशा और उसके लक्षण और नशे से बचाव के लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम और सरकार ने बहुत सारी पहल की हुई है। गैर सरकारी संगठन भी इस मैदान में हैं नशे को रोकने के लिए। प्रभावी रूप से उनका असर दिख भी रहा है, लेकिन जब तक सरकार इसे अपने राजस्व का हिस्सा बनाए रखेगी, तब तक कैसे कह सकते हैं कि इस पर प्रतिबंध लग जाएगा। कई राज्यों द्वारा विशेष पहल। कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर नशे की लत को रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम और कानून लागू कर रही हैं, जैसे पंजाब में बुढ़ा डेरा अभियान, हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा अभियान। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करना, नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना और समाज को नशा मुक्त बनाना है। और ये काफी प्रभावशाली इनका रिजल्ट भी होता है, बट बात वहीं पर जाकर अटक जाती है कि गवर्नमेंट जब तक विल पावर न दिखाए, गवर्नमेंट जब तक ना चाहे, तब तक पूरी तरीके से इसे खत्म करना एक असंभव सी बात है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, अगर किसी को नशे की लत लग भी गई है और वो नशा छोड़ना चाहता है, फ्रेंड्स कंडीशन ये है, अगर वो छोड़ना चाहता है, अगर वो छोड़ना नहीं चाहता, आप जबरदस्ती किसी का नशा छुड़वाना चाहते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन रियली अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वो कुछ स्टेप्स ले सकता है, और अगर वो कड़ाई से उन स्टेप्स का पालन करे तो नशा छोड़ना कोई बुरी बात नहीं। पता नहीं क्या क्या छोड़ देते हैं लोग, फिर नशा क्या चीज है। सबसे पहले पर्सनल कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण। स्वयं अपने आप धीरे धीरे नशे की मात्रा को कम करते जाएं और 2-3 महीने में खत्म कर दें। ये फर्स्ट वे है, हार्ड तरीका है, लेकिन अगर आपके विल पावर मजबूत है तो आप कर सकते हैं। हालांकि नशा करने के वालों की विल पावर ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती है। फ्रेंड्स, इसका सेकंड जो मेथड है वो ये है कि इसमें नशा एकदम छोड़ दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर दवाई दी जाती है। यह इलाज किसी विशेषज्ञ या नशा मुक्ति केंद्र में कराया जा सकता है। नशा छोड़ने पर क्या क्या कठिनाई आदमी के सामने आती हैं?
द फर्स्ट वन इज सारा शरीर दर्द करता है, और कई बार तो आदमी तड़पता है। इससे बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे गर्म पानी से नहाया जाए, सुबह शाम मालिश करें या करवाएं, यदि हो सके तो नियमबद्ध व्यायाम करें। यदि दर्द सहन से बाहर हो तो विशेषज्ञ से दवाई लें जिसमें किसी प्रकार का नशा ना हो, लेकिन कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बिना या इससे अधिक या फेर बदल करके ना लें। जो लोग दर्द को सहन कर लेते हैं वो ये श्योर है कि बहुत जल्दी और पक्का ठीक हो जाते हैं। नशा छोड़ने के पश्चात या तो नींद आती नहीं, आती है तो बहुत कम आती है। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं, शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। हमारा दिमाग कभी भी आराम नहीं करता। कुछ दिन में सोने पर नींद स्वयं आ जाती है। रात को सोने से पहले अच्छी तरह गर्म पानी से मुंह हाथ पैर धोएं। हो सके तो एक गिलास दूध के साथ 2 केले का सेवन करें। रात को समाचार पत्र, रिसाले या किताब आदि पढ़ें, रेडियो या टेप रिकॉर्ड आदि सुने। भूख कम लगना, नशा छोड़ने के बाद भूख बहुत कम लगती है। इसके लिए जबरदस्ती दूध, दही, खीर, पतला हलवा, जूस व सूप आदि थोड़ी थोड़ी देर बाद लेते रहें। यदि संभव हो तो रोजाना कम से कम 1 किलो दूध, आधा किलो दही व 100 ग्राम पनीर खाएं। 2-4 दिन जबरदस्ती खाने के पश्चात भूख अपने आप लगने लगती है। मौसम के अनुसार फलों का भी सेवन करें, सेब या आंवले का मुरब्बा लें। जहां तक बात है दस्तों के लगने की, विशेषकर नशा छोड़ने के बाद अधिकतर लोगों को दस्त लग जाते हैं। यदि दिन में 2-3 दस्त लगे तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ध्यान रहे कि जीभ नहीं सूखनी चाहिए। यह शरीर में पानी कम, डिहाइड्रेशन होने की निशानी है। ऐसी हालत में अधिक पानी किसी भी रूप में दूध, चाय, लस्सी, सूप, जूस व शिकंजवी आदि पिएं। पानी में ग्लूकोज भी मिलाकर पी सकते हैं। यदि दस्त अधिक लगे तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं, लेकिन 7 दिनों से अधिक दवाई ना लें। ऐसी हालत में किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए माता पिता की भूमिका में आप क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों से खुलकर बात करें, उनकी बातें धैर्य से सुनें, अपने बच्चों की गतिविधियों और उनके दोस्तों में दिलचस्पी लें। बच्चों की समस्याओं के बारे में घर में मिल बैठकर बातचीत करें, उन्हें इसको सुलझाने के तरीकों के बारे में बताएं। आप स्वयं शराब या नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। इस तरह बच्चों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें। घर में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की पूरी जानकारी रखें। नशीले पदार्थों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें और इसके दुरुपयोग के बारे में सावधानी बरतें। इफ यू आर अ टीचर, यदि आप अध्यापक हैं, देन आप क्या कर सकते हैं? छात्रों से अनौपचारिक रूप में खुलकर बातें करें, उनकी बातें धैर्य से सुनें, उन्हें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में बताएं। अपने छात्रों की रुचियों और गतिविधियों में दिलचस्पी लें। उन्हें नशीली दवाओं के दुरुपयोग की किसी घटना के बारे में सूचनाएं देने के लिए प्रेरित करें। किशोरावस्था की समस्याएं के बारे में बातचीत करें।
अपने छात्रों को ऐसी समस्याओं को सुलझाने के बारे में बताएं, उन्हें व्यवसाय का चुनाव करने और अपना लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें। नशीली दवाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें और इनके दुरुपयोग के बारे में सावधान रहें। If you are a social person, then what is your duty? कोई भी व्यक्ति जब नशा शुरू करता है, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जब वह आदी बन जाता है तो बस यह एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। ऐसा आदमी जब भी नशा छोड़ना चाहता है या छोड़ चुका हो तो उसे मरीज समझकर उसकी सहायता करनी चाहिए। उसे अच्छा खाना दें, उसे घर में खुश रखें, दुख में उसकी मदद करें, उस पर किसी प्रकार की तानाकसी ना करें, उसे नशा छोड़ने पर शाबाशी दें, जितना जल्दी हो सके उसे काम पर लगाएं, उसे इस बात के लिए तैयार करते रहें कि वह सारी जिंदगी किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का नशा शुरू ना करें। फ्रेंड्स, इसके साथ एक रूल देख लीजिएगा आप कि नशा छोड़कर आपने अपने जीवन का अगर आपने नशा छोड़ दिया है, नशा छोड़कर आपने अपने जीवन का एक ठीक कदम लिया है और किसी भी मजबूरी में दोबारा शुरू ना करें। ध्यान रखें, नशा छोड़कर किसी और मादक पदार्थ की तरफ ना जाएं, क्योंकि कई लोग एक मादक पदार्थ छोड़कर दूसरे का सहारा ले लेते हैं, या कोई नशे के कैप्सूल ले लेते हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। नशा छोड़ने के बाद शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ होने पर, किसी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक परेशानी आने पर किसी भी हालत में दोबारा नशा शुरू ना करें। और फ्रेंड्स, ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वर्जिक मादक पदार्थों को खाने, रखने व बेचने पर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एब्स्टास एक्ट 1985 एनडी, जिसे एनडीपी एक्ट, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत निम्न सजाओं का भी प्रावधान है। अपने प्रयोग के लिए कम मात्रा में मादक पदार्थ मिलने पर 6 महीने अथवा 1 साल का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वर्जित पदार्थों को उगाने, बनाने, रखने, बेचने, बाहर भेजने या बाहर से मंगवाने अथवा इस कार्य या इस प्रकार के षड्यंत्र के लिए धन मुहैया कराता है, तो पहली बार उसे 10 साल की कठोर कारावास तथा 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर 20 साल का कठोर कारावास और 2 लाख का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15 साल की कठोर जेल और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना, या 30 साल का कठोर कारावास और 3 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इस प्रकार का जुर्म बार बार करने पर तथा एनडीपी एक्ट में निर्धारित मात्रा या उससे अधिक मात्रा में वर्जित पदार्थ मिलने की दशा में कैपिटल पुनिशमेंट का भी प्रावधान है। मादक पदार्थों को बेचने वाले की चल तथा अचल संपत्ति, चाहे वह उसके नाम पर हो या उसके रिश्तेदारों के नाम पर या उसके साथ जुर्म करने वाले के नाम पर हो,
जब्त कर ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी नशे के बारे में। आई थिंक आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।